नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्वी लद्दाख में एक मूंगा चट्टान का जीवाश्म का खोज किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर खोजा गया है। 18,000 समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान की जीवाश्म की खोज की गई है। लद्दाख में जो मूंगा चट्टान के जीवाश्म की खोज हुई है ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि यह इस क्षेत्र में इस चीज़ को इंगित करता है कि एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान है। अब यह एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान है जहाँ पर मूंगा चट्टान की खोज की गई है। ये पहले यह विशाल महासागर के अंतर्गत डूबा हुआ था। पहले ये विशाल महासागर के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन अब यह एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जीवाश्म मिला है। तो कई सारी चीज़ों का इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। मूंगा चट्टान क्या होता है? मूंगा चट्टान बेसिकली पानी के नीचे डूबा हुआ एक इकोसिस्टम होता है। एक इकोसिस्टम होता है जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके द्वारा बंधा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से एक चट्टान के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट से बंधा हुआ एक चट्टान होता है, चट्टानी संरचना होती है जिसे मूंगा चट्टान कहा जाता है। आइए कोरल रीफ के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मूंगा चट्टान के बारे में यहाँ पर देखिए, ये है मूंगा चट्टान है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है। क्वेश्चन एक तो यही बन जाएगा कि जो मूंगा चट्टान होता है इसमें कौन सा पदार्थ मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलता है। ये भी दो टाइप के, एक हार्ड कोरल्स होता है, एक सॉफ्ट कोरल्स। जो हार्ड कोरल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्ड कोरल्स में होता क्या है, जैसे बेसिकली जो हार्ड कोरल पॉलीफर होते हैं उसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट्स को अलग किया जाता है। जब अलग कर लिया जाता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का दिखना शुरू करता है तो इसे बोलते हैं हार्ड कोरल रीफ। और जब वही सॉफ्ट कोरल होता है उसमें ग्रीन कलर का कवर चढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी इलाका है यहाँ पर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो पिछला 36 ईयर है, मतलब कि पिछले 36 साल से लगातार जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये लगातार हाईएस्ट कोरल रीफ बना हुआ है अभी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पॉस अधिनियम के बारे में दिया है। पॉस अधिनियम के तहत जिलाधिकारी, पॉस अधिनियम मतलब क्या है? इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है, इसको पॉस अधिनियम बोला गया है। पोस अधिनियम है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि इस अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को तुरंत नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखा गया कि जो ये अधिनियम है इसको लागू करने में एकरूपता नहीं दिखी और इसका कई जगह पर जो क्रियान्वयन है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। एक जिलाधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें एक जो जिलाधिकारी होता है इसका सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें करेंगे क्या, जो प्रत्येक नियुक्त जिलाधिकारी है 10 से कम श्रमिकों वाले, 10 से कम श्रमिक, मतलब कि कोई भी संस्थान हो जो 10 से कम श्रमिक हैं उसके अंतर्गत जो भी प्रतिष्ठान है उसमें जो महिला कार्य करती हैं तो उसके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसको टैकल करेंगे। देखने के लिए वो है एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा, जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। भले ही वो नियोक्ता के द्वारा ही शोषण क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा एक स्थानीय शिकायत समितियों का गठन करेगा जिलाधिकारी। जो शिकायत समिति होगी वो 3 वर्ष, जो स्थानीय समिति होगी उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। और उसके साथ साथ केंद्र का अनुपालन इसमें क्या करना है, केंद्र को 12 सप्ताह के भीतर ही जो भी समस्या है उसका हलफनामा जारी करना होता है। और उसके साथ साथ जो भी इसके अंदर कमियां समाधान होता है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंतर्गत ये समस्याएं हैं उसे 12 सप्ताह के अंदर ही पूरा करना होता है। इसमें पारदर्शिता को लेकर अज्ञात जो डेटा को छुपा कर रखा गया है उसे सार्वजनिक करने का भी सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में देखेंगे। आर्थिक मामलों की कमेटी ने लद्दाख में 13 गीगावाट का जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है उसके लिए जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है का दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया है। इसको मंजूरी दे दी गई है।
इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का? इसका उद्देश्य यही है कि भारत का जो पावर ग्रिड है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा को इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको बढ़ावा देना और जो ऊर्जा की सुरक्षा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा लद्दाख में 13 गीगावाट का परियोजना का सेकंड चरण है उसको स्टार्ट करने की अनुमति दे दिया गया है। इसे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है उसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स जिसका पहला चरण था गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में पहले से ही 24 गीगावाट का, यहाँ पर पहले से ही 24 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा को इंटीग्रेट और इसका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको पूरा कर रहा है पहले से ही। और इसके सेकंड चरण के बारे में कुछ और जाके, जो सेकंड चरण है इसका 7 राज्यों के लिए योजना बनाई गई जिसमें गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। अब 5 वित्त वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक लगभग 20 गीगावाट तक, ध्यान रखिएगा 2021-22 से 2025-26 तक 20 गीगावाट तक जो परियोजना है, पावर ग्रिड परियोजना है, उसको उत्पन्न इंटीग्रेट करना है और बिजली का उत्पादन करना है। 20 गीगावाट तक टारगेट रखा गया है 2025-26 तक। इसका उद्देश्य यही है कि जो 2030 तक भारत का जो लक्ष्य रखा गया है कि जो 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन करना है, बिजली उत्पन्न करना है, उसके टारगेट को अचीव करना है। 500 गीगावाट 2030 तक जो रखा गया है टारगेट। 20,000 जो मेगावाट है बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को भी इसमें एम्प्टी मतलब खाली कर दिया जाएगा। इसका महत्व यही है, भारत की जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना, अब पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य मेन ये है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नीमन-पिक रोग के बारे में दिया है। यह फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जो नीमन-पिक रोग है यह वसा से संबंधित जो चयापचय होता है, पचाने की जो क्षमता होती है, उससे संबंधित एक दुर्लभ अनुवंशिक विकार है, अनुवंशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित, इस जो नीमन-पिक डिजीज है, इस रोग से पीड़ित बच्चों के जो माता पिता हैं वो भारत सरकार से आग्रह किए हैं कि इसको जो रेयर डिजीज होते हैं यानी कि जो दुर्लभ रोग होते हैं उसमें के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है उसमें शामिल करने के लिए आग्रह किया कि जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है उसमें इसे शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा क्यों, जो रेयर रोग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख के बीच में किसी एकाक व्यक्ति को होता है, तो इसे रेयर या दुर्लभ रोग कहा जाता है। ये इस जो रोग है नीमन-पिक रोग, इसमें होता क्या है? इस पिक रोग में होता है जैसे कि जो मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्या है, विकार है, उसका एक समूह होता है। इसमें जैसे कि चाहे मस्तिष्क हो, चाहे प्लीहा हो, चाहे लीवर्स हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे अस्थि मज्जा हो, इसमें असामान्य मात्रा में जो लिपिड्स होते हैं यानी कि जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे मोम हो गया और फिर तेल हो गया, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि चलने में जो कठिनाइयाँ होती है, जो लीवर की समस्या होती है, बार बार जो श्वसन यानी कि जो दमा या श्वसन में जो संक्रमण हो जाता है उसकी समस्या इसमें देखने को मिलती है। इसका रीजन्स यही है, जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न्स में विरासत में मिली होती है इसमें, जहाँ रोग को प्रकट करने के लिए दोनों जीन्स की जो प्रतियां हैं वो दोषपूर्ण होती हैं। यानी कि जो माता पिता का जो जीन्स होता है अगर उसमें डिफेक्ट होता है तो बच्चे के अंदर ये जो नीमन-पिक सी डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो उनके अंदर आ जाती है। जो नीमन-पिक रोग होते हैं लगभग कहा जाता है कि 2.5 लाख लोगों में किसी एक व्यक्ति को हुआ रहता है, तो भी इसे बोलते हैं रेयर डिजीज। नेक्स्ट बढ़ेंगे, INS इम्फाल के बारे में दिया है। INS इम्फाल जो प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है।
यह भारत का तीसरा स्वदेशी स्थित विध्वंसक पोत है। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। निर्धारित समय से 4 महीना पहले ही इसे नौसेना को सौंप दिया गया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत इसमें यह है कि महिला अधिकारियों के साथ जो इसमें नाविक होते हैं उसके लिए आवास बनाया गया है। इसमें रहने के लिए आवास बनाया गया है। यह आवास वाला नाविक, महिला अधिकारियों और नाविकों के आवास वाला ये पहला युद्धपोत है। इसमें 312 चालक दल को अपने साथ ले जा सकती है। इसकी सीमा क्या है? इसकी जो लिमिट है 4000 समुद्री मील तक ये ट्रेवल कर सकती है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर बराक 8 मिसाइल हो, इन सब सारी मिसाइलों को इस पनडुब्बी में लैस किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी यह मल्टी टैलेंटेड ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 70B के तहत INS इम्फाल। कुछ और भारतीय नौसेना की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 15A के तहत जो कोलकाता श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक हैं, इसमें कौन कौन से जो पोत हैं शामिल है? INS कोलकाता है, INS कोच्चि है, INS चेन्नई है। यह कोलकाता श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इसे प्रोजेक्ट 50A के तहत बनाया जा रहा है। वहीं प्रोजेक्ट 50B के तहत किसको बनाया जा रहा है? INS विशाखापत्तनम, INS मोर्मुगो, INS इम्फाल, अभी जो हाल ही में तैयार हुआ है, INS सूरत, इन सब जो 4 ये तो पोत को बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट B के तहत। प्रोजेक्ट 17 के तहत किसको बनाया जा रहा है? INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री। प्रोजेक्ट 17A के तहत किसको बनाया जा रहा है? INS नीलगिरी है, INS हिमगिरी है, उदयगिरी है। अब प्रोजेक्ट 28 के तहत INS कामोर्टा, कदमट, किल्टन्स INS ये बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत किसको बनाया जा रहा है? INS कलवरी है, खांडेरी है, करंज है। ये सब प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया जा रहा है। वहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जा रहा है अल्प विकसित पनडुब्बियां हैं जिसे अभी डेवलप नहीं किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट 71 के तहत जो स्वदेशी विमान वाहक पोत हैं INS विक्रांत, इसको बनाया जा रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। प्रोजेक्ट 15 के तहत दिल्ली क्लास की पनडुब्बी बनाई जा रही है जिसमें INS दिल्ली है, INS मैसूर है, INS मुंबई से। प्रोजेक्ट 25A के तहत कामोर्टा क्लास की जो बनाई जा रही पनडुब्बी INS कामोर्टा है, कदमट है, किल्टॉन्स है, जो प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाई जा रही है। तो ये है नौसेना के प्रोजेक्ट्स। मार्शल द्वीप के बारे में देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह के साथ $2 अरब से अधिक की आर्थिक सहायता के लिए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसको? जो मार्शल द्वीप समूह है। यह सौदा जो कम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि कोफा एग्रीमेंट के तहत ये समझौता किया गया है, जिसमें अमेरिका द्वारा कुछ प्रशांत द्वीप समूहों को आर्थिक सहायता, रक्षा सहायता ये सब दिया जाता है, और जो रणनीतिक रूप से सैन्य सहायता होती है ये सब दिया जाता है अमेरिका के द्वारा जो प्रशांत के कुछ द्वीप समूह है। किसके तहत जो सौदा या हुआ है? कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि कोफा के तहत। मार्शल द्वीप के बारे में जानेंगे। प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है जो अपने प्रवाल द्वीप समूहों के लिए जाना जाता है। इसके इतिहास की अगर बात की तो स्पेनिश जर्मन का प्रभाव इस पर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान का इस पर कब्जा हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु परीक्षण सहित अमेरिकी प्रशासन इस पर शामिल हावी हो गया। और वहीं 1979 में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन के साथ समझौतों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, यानी कि ये स्वतंत्र हो गया है। लोकेशन इसका देख लेते हैं। ये है मार्शल आइलैंड्स। यह है मार्शल आइलैंड, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन एक तो यहीं से बन जाएगा, ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अमेरिका के साथ मार्शल आइलैंड के साथ साथ पलाऊ आइलैंड्स है और उसके बाद माइक्रोनेशिया है, इसके साथ साथ भी एग्रीमेंट है। वहीं इसकी आर्थिक मदद भी करेगा, सैन्य मदद भी करेगा अमेरिका के साथ। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।